बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग विलयन में एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है मोल प्रभाज। हम लोग अपना विलयन का चैप्टर पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि आपके ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड की अगर बात करें तो यूपी बोर्ड के एग्जाम ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन लेके आता है। इस आज के लेक्चर में हम लोग मोल प्रभाज के बारे में सीखेंगे। अभी तक आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल और इसकी परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। क्या है टॉपिक आज का? आज का टॉपिक है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को एक वर्ड से और जानते हैं, जो क्या बोलते हैं? मोल अंश। मोल प्रभाज को इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रिक्शन। ये सारी बातों को समझने के पहले हम लोग अपने पहले लेक्चर की पुरानी बातें फिर से एक बार याद कर लें। आपको ये बात पता होती है कि विलयन जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है, वो दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। विलयन सॉल्यूशन दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक कंपोनेंट क्या होता है? एक कंपोनेंट होता है विलय और एक कंपोनेंट क्या होता है? एक कंपोनेंट होता है विलायक। यानी कि विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। हम लोग जानते हैं कि विलयन में जिसकी क्वांटिटी कम होती है उस घटक को क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। और विलयन में जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, अधिक होती है, उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं भैया? उस कंपोनेंट को कहते हैं विलायक। यानी कि विलय और विलायक को जब हम आपस में मिला देंगे भैया तो क्या बनेगा? विलय। बात समझ में आती है? ठीक। अब ये मोल प्रभाज क्या होते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली समझ लेते हैं, फिर एक ही चीजों को ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास एक कांच का गिलास है। ध्यान से समझना है आपको बेटा। मेरे पास एक कांच का गिलास है। इस कांच के गिलास में जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है भैया? जल भरा हुआ है, यानी कि H2O भरा हुआ है। मैंने आपको बताया बेटा कि जल किसका काम करता है? जल अधिकतर हमारा काम करता है किसका? विलायक का काम करता है। अब इसमें हम क्या करें? शक्कर मिला दें या हम नमक मिला दें। तो आप जिसको मिलाते हो, जिसको घोलते हो, वो किसका काम करता है बेटा? वो काम करता है विलय का। ठीक है। अब हमने क्या किया कि विलय को विलायक में मिला दिया, यानी कि शक्कर ले लिया हमने, नमक ले ली, उसको हमने पानी में घोल दिया। तो जो हमारे पास ये बन के तैयार होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इसे हम लोग कहेंगे विलयन। क्या कहेंगे भैया? इसे हम लोग कहेंगे विलयन। तो ये मोल प्रभाज क्या है? इस विलयन में ध्यान से एक्सपेरिमेंट समझना है आपको। इस विलयन में या इस विलयन में विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्याओं को ही हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया? आपको ये पता है कि विलयन दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलय, एक होता है विलायक। जिससे आप घोल रहे होते हो उसे हम लोग कहते हैं विलय, जिसमें आप घोल रहे होते हो उसे आप कहते हो विलायक। आइए आप हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक है। हेडिंग आप लोगों ने डाल दी होगी मोल प्रभाज, या कभी कभी नाम आ जाता है मोल अंश। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोल फ्रिक्शन। आइए एक एक लाइन को ध्यान से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? विलयन के किसी घटक, ये क्या है? विलयन। विलयन के घटक क्या होते हैं? विलय और विलायक। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। देखो समझो, आपको ये बात पता है कि विलयन के घटक क्या हो गए? विलयन के घटक हो गए विलय और विलायक। अगर हम विलय के मोल प्रभाज की बात करें तो विलय का मोल प्रभाज क्या होता है? विलय के मोल प्रभाज को x सोल्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखा है फॉर्मूला? विलय के मोलों की संख्या, फिर नीचे क्या लिखा है? विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। तो ये क्या हो गया? विलय का मोल प्रभाज। अब इसी फॉर्मूले से अब इस परिभाषा को समझना। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, आपको पता है विलयन का एक घटक क्या हो गया? विलय। तो विलय का ऊपर क्या हो गया? विलय के मोलों की संख्या। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या। अब विलयन के सभी घटक क्या हो गया? विलयन का एक घटक हो गया विलय और एक घटक हो गया विलायक। तो विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं।
यानी कि अगर हम विलेय के मूल प्रभाज की बात करेंगे तो विलेय का मूल प्रभाज हो गया विलेय के मूलों की संख्या और विलेय के मूलों की संख्या धन विलायक के मूलों की संख्या। ठीक है, बात समझ में आती है। तो इसे हम लोग कहते हैं मूल प्रभाज। अब मूल प्रभाज दो प्रकार का होता है, एक अभी आपने पढ़ लिया विलेय का मूल प्रभाज और एक होता है बेटा विलायक का मूल प्रभाज। बात समझ में आती है। हम लोग विलेय के मूल प्रभाज को x वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर विलेय के मूलों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से और विलायक के मूलों की संख्या को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो ये ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है ये किस प्रकार से बन जाएगा, विलेय के मूलों की संख्या बराबर ऊपर क्या है भैया विलेय के मूलों की संख्या। तो विलेय के मूलों की संख्या क्या हो गई स्मॉल m, फिर क्या है बटे बटे आ गया। विलेय के मूलों की संख्या को किससे दिखा रहे हो स्मॉल n से, प्लस प्लस आ गया। विलायक के मूलों की संख्या को किससे दिखा रहे हो कैपिटल N से। तो क्या हो गया विलेय का मूल प्रभाज बराबर स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल N। जैसे अगली बात करते हैं विलायक का मूल प्रभाज। विलायक के मूल प्रभाज को x सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इसका फार्मूला है, विलायक का मूल प्रभाज बराबर विलायक के मूलों की संख्या बटे विलायक के मूलों की संख्या धन विलेय के मूलों की संख्या। बात समझ में आती है। अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको ये बात पता है विलायक के मूलों की संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जा रहा है और विलेय के मूलों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो क्या हो गया विलायक का मूल प्रभाज बराबर विलायक के मूलों की संख्या को क्या हो गया कैपिटल N बटे विलायक के मूलों की संख्या क्या हो गया कैपिटल N धन धन विलेय के मूलों की संख्या का क्या मतलब हो गया स्मॉल n। तो ये क्या हो गया विलायक का मूल प्रभाज और ये क्या हो गया विलेय का मूल प्रभाज। आप लोगों ने दोनों चीजों में एक चीज देखी बहुत ध्यान से कि नीचे वाले पद में हम लोग क्या कर रहे हैं सभी घटकों के मूलों की संख्या का योग, सभी घटकों के मूलों की संख्या का योग और ऊपर क्या कर रहे हैं किसी एक घटक के मूलों की संख्या और ऊपर क्या कर रहे हैं किसी एक घटक के मूलों की संख्या। अगर हम विलेय का मूल प्रभाज की बात कर रहे हैं तो ऊपर क्या है बेटा ऊपर है विलेय के मूलों की संख्या। अगर हम विलायक के मूल प्रभाज की बात कर रहे हैं तो ऊपर क्या है विलायक के मूलों की संख्या और नीचे क्या है सभी घटकों के मूलों की संख्या का योग और नीचे क्या है सभी घटकों की मूलों की संख्या का योग। बस इसी को कहते हैं मूल प्रभाज। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक बार फिर से हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या कहती है डेफिनेशन, विलयन के किसी घटक, मेरे साथ बोलो सभी लोग, बोलो मेरे साथ, विलयन के किसी घटक के मूलों की संख्या और उस विलयन के सभी घटकों के मूलों की संख्या के योग के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। विलेय के मूलों की संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और विलायक के मूलों की संख्या को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब आपको फार्मूले में हमेशा याद रखना है कि अगर विलेय का मूल प्रभाज की बात होगी तो ऊपर हमारा स्मॉल n आ जाएगा और अगर विलायक का मूल प्रभाज की बात होगी तो ऊपर हमारा कैपिटल N आ जाएगा और नीचे के पद में सभी घटक यानी कि विलेय और विलायक के मूलों की संख्याओं के योग की बात होगी। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी विलयन में, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, किसी भी विलयन में अगर सभी घटकों की मूलों की संख्या की बात करें तो आपको पता है विलयन घटक क्या हो गए, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे आपकी बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए विलेय का मूल प्रभाज और विलेय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज का योग हमेशा एक आता है, ये बात याद रखिएगा। अगर कभी भी आप विलेय का मूल प्रभाज निकाल लो, ठीक है, और विलायक का मूल प्रभाज निकाल लो और उसको जोड़ दोगे तो हमेशा वैल्यू कितनी आती है, एक आती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं विलेय का मूल प्रभाज धन विलायक का मूल प्रभाज एक के बराबर, यानी कि इनका योग कितना होता है, एक होता है। तो ये थी सारी बातें मूल प्रभाज या मूल अंश के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में मूल फ्रैक्शन कहते हैं। और
दिया, एक बात याद रखना, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है और विलेय और विलायक के मोल प्रभाज की योग हमेशा एक होता है। ठीक है, अब मोल प्रभाज को हम लोग एक न्यूमेरिकल से समझते हैं तो हमें और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आओ देखिए, हमारे पास एक मोल प्रभाज से संबंधित न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें मोल प्रभाज में और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। क्या कह रहा है सवाल, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण का मोल प्रभाज ज्ञात करो। और आपको क्या दिया गया है, H2 यानी कि जल का अणुभार दिया गया है 18 और एथिल अल्कोहल C2H5OH का अणुभार दिया गया है 46। आपने ये पूरा सवाल पढ़ा, जब आपने ये पूरा सवाल पढ़ा तो आपने लास्ट में क्या देखा, आपसे क्या पूछ रहा है, मोल प्रभाज ज्ञात करो। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा है मोल प्रभाज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विलेय का मोल प्रभाज और एक होता है विलायक का मोल प्रभाज। अब हमने सवाल को पढ़ा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसमें इस पूरे सवाल में विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जिसकी क्वांटिटी, ध्यान से रिपीट कर मेरी बात सुनना, जिसकी मात्रा, जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो क्या होता है, विलेय होता है, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो क्या होता है, विलायक होता है। आपने सवाल को पढ़ा, क्या कह रहा है, 72 ग्राम जल, जल की मात्रा कितनी है 72 ग्राम और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी है 92। और इतने तो आप लोग होशियार हुई कि 72 छोटा होता है और 92 बड़ा होता है, इतने होशियार नहीं है क्या, अरे यार इतने तो होशियार हैं, 92 संख्या बड़ी है और 72 छोटी है। तो ये जल हमारा क्या हो गया, जल हमारा इस सवाल में किसका कार्य कर रहा है, इस सवाल में कार्य कर रहा है विलेय का, और एथिल अल्कोहल किसका कार्य कर रहा है, ये कार्य कर रहा है विलायक का। क्यों, क्योंकि आपको पता है जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो क्या होगा, विलेय होगा, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, विलायक होगा। आइए निकाल लेते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले लोग निकाल लेते हैं विलेय का मोल प्रभाज। तो आपको पता है विलेय के मोल प्रभाज को हम लोग एक सॉल्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, विलेय का मोल प्रभाज। आपको पता है विलेय का मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। स्मॉल n क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल क्या होता है, विलायक के मोलों की संख्या। अब आपको मैंने बता रखा है कि मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो मोल निकालने की फॉर्मूला होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, समझिए, हमें यहाँ पर किसकी मोलों की संख्या ऊपर निकालनी है, ऊपर स्मॉल n मतलब हो गया, हमको निकालनी है विलेय की मोलों की संख्या। विलेय कौन है, जल, यानी कि हमें H2O के मोलों की संख्या निकालनी है। किसके मोलों की संख्या निकालनी है, जल के मोलों की संख्या निकालनी है। तो जल की पदार्थ की मात्रा कितनी दे रखी है, पदार्थ की मात्रा दे रखी है 72, तो हमने यहाँ पर दिया ऊपर 72 बटे, उसके बाद में क्या नीचे दे रखा है, पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार कितना है 18, तो हमने यहाँ पर रख दिया 18, अभी सॉल्व करके कितना आ गया 4, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल n की वैल्यू आ गई 4। मैं आपको ये बात से समझाता हूँ। देखिए, आपको स्मॉल n निकालना है, स्मॉल n मतलब किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय कौन है, जल है। मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। अब आप विलेय के मोलों की संख्या निकाल रहे हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार। अब विलेय है, जल कितनी मात्रा दे रखी है 72, आपने यहाँ रख दिया 72, जल का अणुभार कितना दे रखा है 18, तो कितना आ गया 4, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई 4, नीचे रखा, नीचे स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस अब n आ गया, कैपिटल n आ गया। कैपिटल n मतलब क्या हो गया, कैपिटल n मतलब हो गया विलायक के मोलों की संख्या। अब विलायक कौन है, एथिल अल्कोहल। आओ भाई, एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या निकालनी। एथिल अल्कोहल की जब हमने मोलों की संख्या निकाली तो ऊपर क्या है, पदार्थ की मात्रा कितना है, पदार्थ 92 ग्राम, बल्कि एथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी है 92 ग्राम। आपने यहाँ पर रख दिया कितना
92 बटे क्या है पदार्थ का अनुभाग, एक इलेक्ट्रॉन का अनुभाग कितना दिया गया 46, तो आपने यहाँ पर रख दिया 46, 46 दूना 92, तो कितना आ गया 2 आ गया, तो आपने यहाँ पर रख दिया 2। क्या तो इसको हमने सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने में कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पे आया 0.667। तो ये क्या आ गया, ये हो गया विलेय का मोल प्रभार। बात समझ में आती है? चलिए अब हमको निकालना है विलायक का मोल प्रभार। विलायक का मोल प्रभार का फॉर्मूला क्या हो गया, x सॉल्वेंट इक्वल टू, जब हम लोग विलायक का मोल प्रभार निकालते हैं तो ऊपर क्या आता है विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या। ठीक, अब हमें विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है और हम निकालें विलायक कौन है C2H5OH, तो हमें C2H5OH के मोलों की संख्या निकालनी है। तो कितना इसकी मात्रा दे रखी है C2H5 की, भाई ऊपर क्या होता है पदार्थ की मात्रा, कितनी रखी है 92, तो ऊपर कितना आ गया 92 बटे पदार्थ का अनुभाग, कितना अनुभाग दे रखा है 46, इसको हमने सॉल्व किया कितना आ गया 46, तो आया 46 गुना 92, यानी कि कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गया 2, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस स्मॉल एन आपने निकाला कितना आया था स्मॉल एन 0 है कितना आया 4, तो ये कितना आ गया 4 ऊपर 2 बटे 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.333, कितना आएगा 0.33, यानी कि आपके विलेय का मोल प्रभार आ गया 0.667 और विलायक का मोल प्रभार आ गया 0.33। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी कि विलेय का मोल प्रभार, ध्यान, विलायक का मोल प्रभार, इनका योग कैसा होता है 1 होता है। देखो ये बात मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। विलेय का मोल प्रभार कितना निकला है, विलेय का मोल प्रभार निकला है 0.667, विलायक का मोल प्रभार कितना निकला है 0.333। जब इसको आप जोड़ोगे तो देखना कितना आएगा, इसको जोड़ने पे आएगा 1, तो ये बात मेरी प्रूफ हो गई है। हमेशा याद रखो कि जब विलेय का मोल प्रभार और विलायक का मोल प्रभार जोड़ देते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो ये थी सारी बातें बेटा मोल प्रभार के बारे में। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सारी चीजों को मेरे साथ लिखते रहिएगा, घर में सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।